Hello student, today we are starting the new chapter, that is chapter number 4, environmental management. So in this chapter we are going to study about the environment, ecosystem and their environmental management. Okay, so first of all, what is environmental management? क्या होता है ये environment? So environment is a place where different things are such as a swampy or hot environment. तो एनवायरमेंट ऐसी प्लेस है वहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है. इट कैन बी अ लिविंग और इट कैन बी अ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, इट कैन बी इंक्लूडेड फिजिकल, केमिकल और अदर नेचुरल फोर्सेस. सो अबायोटिक फैक्टर भी होता है एनवायरमेंट में, बायोटिक फैक्टर भी होता है, और क्या क्या इंक्लूडेड होता है, फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस. सो दे कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट विथ ईच अदर. ये जो लिविंग थिंग्स है, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हैं. ओके, और अडेप्ट करते हैं, खुद को अडेप्ट करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं. ओके, टू द कंडीशन इन देयर एनवायरमेंट. नाउ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, व्हाट इज दैट? द मैनेजमेंट ऑफ इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट. So today lecture we are going to study about the ecosystem, paddy field, environmental conservation. Then we are going to study about the environmental pollution. After that, radioactive pollution. And the last but not the least is need of environmental conservation. Okay, so let's get started. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है, ओके, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज अ इकोसिस्टम एंड विच आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. ओके, सो इकोसिस्टम, इको मीन्स environment and system means interaction between non living things and living things. Okay, so eco मतलब environment and system मतलब interaction between abiotic and biotic factor, non living things, living things. So an ecosystem is a large community of living organism. ecosystem में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लार्ज कम्युनिटी है, उसमें प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, एनिमल्स है इन एन पर्टिकुलर एरिया. सो अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरैक्टिंग organisms and their physical environment. So the interaction between biotic and abiotic factor, that is called as a ecosystem. Okay, so ये ecosystem में जो biotic factors present है, abiotic factors present है, उनमें जो interaction होता है ना, that is called as a ecosystem. See, ecosystem means जहाँ पर living and non living organism एक साथ रहते हैं. ओके, और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. ओके, सो बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो बायोटिक एंड अबायोटिक, इनमें जो इंटरैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. ओके, सो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो लेन देन होती है उसे क्या कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एज अ ecosystem. Okay, so there are two type of ecosystem. Okay, first is a biotic and second one is a abiotic. Okay, so biotic मतलब नॉन लिविंग और कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ओके, सो बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल, दैट ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड नॉन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, इनको क्या कहेंगे हम, अबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, देखो स्टूडेंट, प्लांट्स है, प्लांट्स इज अ बायोटिक कंपोनेंट, लेकिन सॉइल इज अ अबायोटिक कंपोनेंट. ओके, नॉन लिविंग है सॉइल, लेकिन प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है. तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सॉइल की. ओके, वी आर एनिमल्स. ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर एनिमल्स ऑल्सो. सो हमको क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए. तो वाटर इज अ अबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग थिंग है वाटर, और हम क्या है, लिविंग थिंग्स है, बायोटिक फैक्टर है. ओके, सो हमको जीना है तो हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए. मतलब हम किस पे ऊपर डिपेंड है, नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड है, लेकिन वी आर लिविंग थिंग्स बट वी आर डिपेंडिंग ऑन नॉन लिविंग थिंग्स. वैसे ही प्लांट्स इज अ लिविंग थिंग्स बट प्लांट्स आर डिपेंडिंग ऑन फॉर द ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज सॉइल. ओके, तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है. ओके, लिविंग थिंग्स को भी नॉन लिविंग थिंग्स की जरूरत पड़ती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ओके, सो दैट इज अ इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. सो दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम.
So ecosystem, there are two types. Okay, there are many two type of ecosystem. First is a terrestrial ecosystem and the second one is a aquatic ecosystem. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड वाली इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब वाटर वाली पानी वाली इकोसिस्टम. ओके, सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन से उसमें भी टाइप है. उसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम रहता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम रहता है, डेजर्ट इकोसिस्टम, देन टुंड्रा इकोसिस्टम. ओके, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर और मरीन वाटर. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज which are the type of consumer and what are the criteria for their classification. क्वेश्चन इज कौन से टाइप के कंज्यूमर है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर इज अनेबल टू मेक देयर ओन फूड. खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ओके, सो कंज्यूमर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर एनर्जी. उनको क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर बोलेंगे. ओके, सो देर आर 4 टाइप ऑफ कंज्यूमर. फर्स्ट इज हार्बिवोरस. हार्बिवोरस मतलब यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. हार्बिवोरस मतलब जो प्लांट ईटर्स है, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ओके, देन कार्निवोरस. कार्निवोरस मतलब जो एनिमल्स खाते हैं. ओके, उनको बोलते हैं कार्निवोरस. देन ओमनिवोरस. ओमनिवोरस मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को भी खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ओमनिवोरस. ओके, एंड डेक्ट्रोवेरस. डेक्ट्रोवेरस मतलब डीकम्पोजर लाइक माइक्रोब्स एंड फंगाई. ओके, सो दीज आर अ टाइप ऑफ कंज्यूमर. ओके, so there are primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Okay, so there are 3 type of consumer and apex consumer also. apex consumer क्या होता है, जो टॉप पे रहते हैं, that is called as a apex consumer. example is a eagle. Okay, तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं. वो कौन से लेवल पर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कौन से ट्रॉपिकल लेवल पर कंज्यूम कर रहे हैं, उस लेवल पर उससे वो डिसाइड होता है कि ये प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा कि टर्शरी कंज्यूमर रहेगा. ओके, तो उनकी अलग अलग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होती है, उस पर वो डिसाइड करते हैं कि ये है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये है तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये है तो ये टर्शरी कंज्यूमर है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री. तो क्या रिलेशन हो सकता है. बर्ड्स जो होते हैं वो लेक में कीड़े मतलब वॉर्म्स वगैरह खाते हैं. ओके, और लेक में जो फ्रॉग्स होते हैं वो किसको खाते हैं, फिश को खाते हैं. ओके, मतलब बर्ड्स अपने फूड के लिए लेक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ओके, लेक में ही उनको क्या मिलेगा, वॉर्म्स वगैरह मिलेगा, फिश वगैरह मिलेगा. ओके, तो साइड में जो ट्री होता है जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, ओके, वो क्या करता है, वो ट्री भी क्या करता है, लेक से पानी लेता है. इस तरीके से बर्ड्स जो है लेक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इस तरीके से उनका रिलेशन होता है बर्ड्स और लेक में. ओके, और पानी पीने के लिए भी क्या करते हैं, लेक वाटर यूज़ करते हैं. ओके, कौन लेक वाटर यूज़ करते हैं, बर्ड्स पानी पीने के लिए भी लेक वाटर यूज़ करते हैं. और वो जो प्लांट पे रहते हैं वो प्लांट्स में भी क्या होता है, वो लेक का वाटर ही जाता है थ्रू रूट्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज what is the difference between food chain and food web. you already know the concept because ये previous standard में हो चुका है food web और food chain. तो क्या डिफरेंस है, देखिए फूड चेन मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स वगैरह. ओके, सो उनके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको खाते हैं. ओके, उनको फिर कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाते हैं. ओके, ये तो हो गया फूड चेन. ओके, उसके अलावा उनके बीच में भी इंटरैक्शंस होते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर में भी कई सारे वैरायटीज़ होते हैं जो इनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं या फिर टर्शरी कंज्यूमर खाते हैं. जो टर्शरी कंज्यूमर है वो डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर को स्किप करके वो डायरेक्ट क्या करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं. तो ये जो उसे कॉम्प्लेक्स वेब बन जाता है, नेट बन जाता है, उसे कहते हैं फूड वेब. ओके, नाउ द डिफरेंस इन बोथ फूड वेब एंड फूड चेन. सो देखो, फूड चेन इज अ linear sequence of organism through which nutrients and energy flow from one organism to another organism. फूड चेन कैसी रहती है, लीनियर रहती है, उसमें कुछ नेट नहीं रहता है. ओके, वो लीनियर जैसी रहती है. लीनियर लाइन कैसी होती है, वैसी फूड चेन का कैसा सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस है. ओके, और वो फ्लो से क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से एनर्जी मिलाते हैं. ओके, लेकिन फूड वेब में कैसा रहता है, अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन.
ये जो लीनियर जो फूड चेन है उनका एक करके जो नेटवर्क फॉर्म होता है दैट इज अ फूड वेब. अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड एज अ फूड वेब. देन फूड चेन देखो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्ट्रेट लाइन. फूड चेन में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन है. यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम. ओके, सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन है, लीनियर स्ट्रेट लाइन है. बट इन फूड वेब इट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन. तो ये एक एक जो स्ट्रेट लाइन से फूड चेन बनती है ना, उसको इंटरकनेक्टेड करके बहुत सारे फूड चेन्स बन के जो नेटवर्क तैयार होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ फूड वेब. ओके, देन फूड चेन, इफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब द होल चेन विल बी अनस्टेबल. एक भी ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो गया तो होल चेन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी. लेकिन फूड वेब में वैसा नहीं रहता है, क्योंकि फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन्स रहता है. ओके, सो फूड वेब डज नॉट बिकम अनस्टेबल बाय द रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इन फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 to 5 ट्रॉपिकल लेवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. ओके, यू कैन ऑब्जर्व इन डायग्राम 4 to 5 ट्रॉपिकल लेवल ही है. ओके, डिफरेंट स्पीशीज के है, मतलब 4-5 जन ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं रहता है. फूड वेब कंटेन न्यूमरस ट्रॉपिकल लेवल, ऑल्सो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. यहाँ में बहुत सारे ट्रॉपिकल्स रहते हैं. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ फूड चेन. देखो लीनियर है. ओके, सन, देन ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल एंड माइक्रोब्स, डिकम्पोजर, ऐसा लीनियर चेन है. ओके, और इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 ही इन्वॉल्व है. और फूड वेब में देखो बहुत सारे एनिमल्स डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती है और नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ food web. Now the actual topic of today's we are going to study about the ecosystem, a review. Okay, so ecosystem is a form by bio and abiotic factor and their interaction with each other. Okay, we already study कि ecosystem में कुछ living things होते हैं, कुछ non living things होते हैं. Okay, living things को biotic factors कहते हैं और non living things को abiotic factors कहते हैं. और उनका बीच में वो क्या रहता है, इंटरेक्शन रहता है. ओके, उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी या फिर एक दूसरे के साथ लेन देन होता है, मतलब इंटरेक्शन होता है. ओके, सो दैट दे आर बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर्स, देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर. ईच फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोसिस्टम. ओके, प्रोड्यूसर जो है वो सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड एनर्जी में स्टोर करते हैं. मतलब एवरी फैक्टर, ईच एंड एवरी फैक्टर क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में. ओके, प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट हार्बिवोरस लाइक डियर, गॉट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल एट्सेट्रा फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हार्बिवोरस जो प्लांट्स है, ओके, वो क्या है, खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हार्बिवोरस. हर्ब जो खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ हार्बिवोरस. ओके, सो डियर, गॉट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल, उनके ऊपर प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स. ये जो है ना, डियर्स, गॉट, शीप, कैटल, हॉर्स, ये सब प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. प्रेडेटर लाइक लायन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोरस एंड ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. देखिए, अगर मतलब लायन और टाइगर जो होते हैं वो इनको खाते हैं, डियर, गॉट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स, इनको खाते हैं. ओके, अगर आप समझ लीजिए लायन और टाइगर नहीं होते तो क्या होता, डियर, गॉट, हार्बिवोरस जो है उनकी संख्या बढ़ जाती. ओके, तो उनका पॉपुलेशन भी बढ़ जाता ऑटोमेटिकली. ओके, तो ये जो प्लांट्स है वो उनको कम पड़ जाते, वो अल्टीमेटली भूखे मर जाते. ऐसा डिज़ायरेबल नहीं है. ओके, इसलिए उनकी पॉपुलेशन पर कंट्रोल रखने के लिए जो है सेकेंडरी कंज्यूमर लायन और टाइगर, वो उनका ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल में रखता है प्रेडिक्ट करके. ओके, मतलब उनको खा के उनका ओवर पॉपुलेशन प्रेडिक्ट करता है. जब उनका ओवर पॉपुलेशन प्रेडिक्ट नहीं होगा, लायन और टाइगर अब्सेंट रहेंगे, तो ये प्लांट्स है ना वो सब खत्म हो जाएगी. इसलिए एक के ऊपर एक डिपेंडेंट्स रहते हैं फॉर देयर फूड. ओके, और हमारी जो इकोसिस्टम है वो इक्वली क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं. सो देखो, ये जो टर्मिट्स वगैरह, कैटरपिलर्स मतलब आया, लाइक अ वॉर्म. ओके, तो ये भी जरूरी होते हैं बिकॉज डिकम्पोजिशन के काम के लिए. ओके, वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम रखते हैं. ओके, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. तो हमें ये सभी फैक्टर्स की केयर करनी है
कोई भी एक फैक्टर मिसिंग रहेगा तो इकोसिस्टम का बैलेंस हिल जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो हम पे ऊपर अभी ये सब होगा। ओके, हमें ज़रूरत होती है ये सभी फैक्टर की। ओके, बैलेंस बनाने के लिए ये सब फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बैलेंस रखने के लिए हम किसी भी फैक्टर को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द इकोसिस्टम। आपको पता है गांधी जी वॉट सेड कि जीवो जीवस्य जीवम। ओके, दिस इज वन ऑफ द संस्कृत फेज। इट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ होता है। मीन्स जैसे फ्रॉग है, वो ग्रास ऑपर को खाता है तब उनको फूड मिलता है और वो जी सकता है, दे लिव लाइफ। एंड ग्रास ऑपर प्लांट्स को खाते हैं तब वो जिंदा रहते हो। दैट मीन्स जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीव्या जीवनम। वैसे हम भी है, हम क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स खाते हैं। ओके, एनिमल्स लाइक चिकन वगैरह खाते हैं। तो हम भी क्या है, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। ओके, एंड वी आर ओमनिवोरस। ओके, बिकॉज वी आर ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो। ओके, सो गांधी जी वॉज सेड कि जीवो जीवस्य जीवम। Next one is a component of ecosystem. Okay, ecosystem contain both biotic components and abiotic component, that you know. Biotic मतलब living organism and abiotic मतलब non living organism. Okay, so abiotic component देखो, you can observe the flow chart. abiotic component में दो factors रहते हैं. First हो climatic factors and second one is a edaphic factors. Okay, climatic factors में देखो rain, light, wind, temperature, these all are a climatic factors. edaphic factor मतलब soil का pH, जो minerals रहता है, topography रहता है, that is called as the edaphic factor. Okay, now the biotic components. biotic components में देखो first is a producer मतलब autotrophs. Producer are organism which are capable of creating simple carbohydrates such as glucose. Okay, मतलब plants क्या है, for example plants is a producer. Okay, वो autotrophs है, वो खुद का खाना खुद create करता है, they prepare their own food. Second is a consumer is a heterotrophs because they unable to make their own food. Okay, they are dependent on some other plants. Okay, so consumer is an organism that feed on plants or other animals for their energy because they unable to make their own food. Okay, then decomposer मतलब saprophytes, they are heterotrophs. Okay, because they are unable to make their own food. So saprophyte is an organism which gets energy from dead or decay organic matter. जो डेड होते हैं, जो डीके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड बॉडीज होती है, उससे जो उनको एनर्जी मिलते हैं उसको कहते हैं सैप्रोफाइट्स, दैट इज अ डिकम्पोजर्स. एग्जाम्पल इज अ मशरूम, माइक्रोब्स, फंगाई. देन कंज्यूमर में 4 टाइप्स होता है. फर्स्ट इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हार्बियोरस. ओके, फीडिंग ऑन प्राइमरी कंज्यूमर ऑलवेज प्लांट्स खाते हैं, दैट्स वाई इट इज अ herbivorous. Okay, example caterpillars, insect, grasshopper, these all are primary consumer because they only eat autotrophs, means plants. Okay, then secondary consumer are the organism that eat primary consumer. जो primary consumer को खाते, that is called as a secondary consumer. So primary consumer are always herbivorous or organism and that they only eat autotrophic plants. Okay, क्योंकि primary consumers ही ऑटोट्रॉप्स है तो उनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, मतलब वो भी क्या रहेंगे, ऑटोट्रॉप्स रहेंगे, हार्बियोरस रहेंगे. ओके, सो सेकेंडरी कंज्यूमर कैन नाइदर बी कार्नियोरस और ओमनियोरस, दे आर हार्बियोरस. देन टर्शरी कंज्यूमर इज अ एनिमल दैट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन बाय ईटिंग प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर. जो सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर कर खा के अपना फूड बनाता है, एनर्जी मिलता है उसको, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्शरी कंज्यूमर. ओके, then quaternary consumer is a consumer at the top of the food chain. Example is eagle, जो अपेक्स पे रहते हैं, अपेक्स कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी कंज्यूमर. ओके, वो किसको खाता है, टर्शरी कंज्यूमर को खाता है. सो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ होल इकोसिस्टम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी पैडी फील्ड. ओके, सो पैडी मीन्स राइस के प्लांट्स जो होते हैं ना, उसको पैडी कहते हैं. ओके, सो पैडी इज अ कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया. ओके, साउथ इंडिया में राइस के बहुत फार्म्स होते हैं, कल्टिवेट करते हैं. ओके, देन
पैडी फील्ड्स आर फ्रिक्वेंटली अटैक बाय ग्रास हॉपर्स। पैडी फील्ड्स के ऊपर काफ़ी बार ग्रास हॉपर्स का अटैक होता है। फ्रिक्वेंटली ग्रास हॉपर क्या करती है, अटैक करती रहती है पैडी फील्ड्स में। ओके, सो फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पैडी फील्ड टू फीड अपॉन grasshoppers and snake are also present in feed upon their favorite food frogs। पैडी फील्ड में कई बार अटैक किया जाता है उनके ऊपर ग्रास हॉपर थ्रू। ग्रास हॉपर को खाने आते हैं। कौन खाने आते हैं, फ्रॉग्स ग्रास हॉपर को खाते हैं। ओके, और फ्रॉग्स को कौन खाते हैं, स्नेक्स। मतलब ग्रास हॉपर पैडी फील्ड खाती है तो ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएंगे, और फ्रॉग को खाने के लिए कौन आता है, स्नेक्स आते हैं। तो अगर समझ लीजिए कि उन्होंने पूछा है कि अगर फ्रॉग्स की पोल्यूशन सडनली फिर कम हो जाएगी, फ्रॉग्स ही नहीं रहेंगे, उसका पॉपुलेशन जो है वो सडन कम हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, सपोज कुछ डिसीज आता है उनके ऊपर, फ्रॉग के ऊपर, और वो सडनली कम हो गए, देन व्हाट विल हैपन, देखो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पैडी क्रॉप्स। ओके, फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो गया तो उसका पैडी क्रॉप पर ऊपर क्या प्रॉब्लम होगा, इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन सडनली, सी फ्रॉग के नंबर कम हो रहे हैं, मीन्स ग्रास हॉपर के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज उनको खाने के लिए फ्रॉग नहीं रहेंगे। तो ये जो सारे ग्रास हॉपर्स है वो ये सारे पैडी फील्ड्स मतलब राइस क्रॉप को खा जाएंगे और फार्मर लोग का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। दैट्स वाई फ्रॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पैडी फील्ड। So grasshoppers will overpopulate and they will completely fill upon the paddy fields. So next question is what is the environment? Environment मतलब everything that is surrounded a living organism, that is called as the environment। मतलब किसी भी living organism के सहवास में, सराउंडिंग प्लेस में जो कुछ भी होता है उसे क्या बोलेंगे, environment बोलेंगे। ओके, so environment is a place where different things are present। okay, it can be a living things or it can be a non-living things, it can be a physical factor, biotic factor, it can be a abiotic factor। okay, and environment is involved in include physical, chemical and other natural processes also। okay, so the next question is what is included in environment? तो एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूडेड होता है, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर और नेचुरल फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडेड में ये सब फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडेड किया जाते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ओके, सो एनवायरनमेंट इज अ abroad concept, physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any way is collectively called as a environment। so environment is a broad concept। okay, तो जो भी केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर है या बायोलॉजिकल फैक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिफरेंट डालने वाले उस सभी को कहते हैं एनवायरनमेंट। ओके, सो इन शॉर्ट इन एनवायरनमेंट इज अ कंडीशन ऑफ सराउंडिंग। ओके, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में क्या कंडीशन है जो उसके लाइफ पे परिणाम कर सकते हैं उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ एनवायरनमेंट। सो इट इंक्लूड मे बी बायोटिक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। तो ये एनवायरनमेंट किसके ऊपर इंक्लूडेड है, बायोटिक फैक्टर्स मीन्स नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, abiotic factors means non-living organism and natural factor and artificial factor also। okay, so there are two type of environment, first is a natural environment and second one is a artificial environment। so natural environment जो nature बनाता है that is a natural environment and artificial environment मतलब जो man के under the man जो environment होता है that is called as a artificial environment। so next is natural environment। नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरल एनवायरनमेंट बोला तो क्या क्या होगा उसके ऊपर, एयर होगी, एटमॉस्फेयर होगा, वाटर होगा, लैंड होगी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। ओके, सो कंटिन्यू इंटरैक्शन ऑकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंटरैक्शन हो रहा है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर के बीच में। ओके, then artificial environment is also affecting the natural environment। जो artificial environment है मतलब जो under the man बनाया जो environment है वो क्या किसको affect करता है, natural environment को affect करता है directly और by indirectly। okay, so environment consists of two basic factor, first is a
biotic factor and second one is a abiotic factor. So biotic factor matlab living things, you can observe in diagram, living thing like plants, animal, bacteria, fungus, protist, okay. And abiotic factor matlab non living things, that is a water, soil, air, light and minerals. Now next we are going to study about the ecology, okay. So इको मतलब एनवायरमेंट एंड लॉजी मतलब स्टडी, मतलब इकोलॉजी एनवायरमेंट का स्टडी. सो द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजी, ओके. सो बायोटिक एंड अबायोटिक, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है, इनका जो स्टडी होता है एनवायरमेंट में, इनका जो स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजी. इको मतलब एनवायरमेंट एंड लॉजी मतलब स्टडी, ओके. कहाँ पर भी लॉजी आया, दैट मीन्स स्टडी, मतलब बायोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी, ओके. तो इकोलॉजी इज अ एनवायरमेंटल स्टडी. सो बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी इकोलॉजी इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. तो बेसिक जो फंक्शनल यूनिट होता है जो स्टडी के लिए यूज करते हैं इकोलॉजी के, दैट इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. सो द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम. एक ही इकोसिस्टम प्रेजेंट है क्या? नहीं, एनवायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट है, ओके. टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, ओके. एक्वाटिक में मरीन्स और फ्रेश वाटर, एंड टेरेस्ट्रियल मतलब डेजर्ट आएगा, टुंड्रा आएगा, ओके. तो ऐसे बहुत सारे क्या है इकोसिस्टम प्रेजेंट है, ओके, एनवायरमेंट में. सो अ स्मॉल पॉन्ड इज अ इकोसिस्टम वेयर अर्थ इज अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम. तो एक छोटा सा पॉन्ड भी साइंटिस्ट अपने स्टडी के लिए कंसीडर करते हैं कि उसमें क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे कैसे इंटरेक्शंस करते हैं वो, ओके. सो पानी के साथ, उसमें जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ, तो एक छोटी इकोसिस्टम हो गई ये सब, ओके. और अदर लार्जेस्ट इकोसिस्टम भी हो गई इसमें. सो लिविंग थिंग्स माना जाता है कि सिर्फ अर्थ पर ही प्रेजेंट है, ऐसा माना जाता है, और कौन से भी प्लांट्स पे लिविंग थिंग्स क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ओके. सो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरैक्शन कंसिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. Now next question we are going to study about the which cycles are operate in environment with their importance, okay. Answer is a बायोजियोकेमिकल साइकिल, ओके. बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑपरेट की जाती है एनवायरमेंट में और उसका इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं. बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल साइकिल, ओके. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल में 3 साइकिल्स होते हैं. फर्स्ट इज अ ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल, ओके. सो फर्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन सर्कुलेट बिटवीन एयर, सॉइल एंड लिविंग थिंग्स, ओके. नाइट्रोजन क्या होता है, एयर में भी प्रेजेंट होता है, सॉइल में भी प्रेजेंट होता है और लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन साइकिल, ओके. नाइट्रोजन जब एयर में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन गैस, जब वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन कंपाउंड, ओके. सो ये क्या कर रहा है, एयर देन सॉइल देन लिविंग थिंग्स ऐसा सर्कुलेट हो रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन साइकिल. देन कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट बिटवीन एयर, सॉइल एंड लिविंग थिंग्स, ओके. कार्बन साइकिल भी क्या करिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सर्कुलेट हो रहा है, ओके. एयर में होता है, एयर में से वो प्लांट्स में चला जाता है, प्लांट्स में से वो लिविंग थिंग्स में चला जाता है, लिविंग थिंग्स से फिर लिविंग थिंग जब डेड होते हैं तो वो फिर सॉइल पे चला जाता है, सॉइल से फिर रूट थ्रू प्लांट्स को मिलता है, ओके. सो ये क्या है, एक साइकिल है, दैट इज अ कार्बन साइकिल. वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट होता है बिटवीन दी एयर, सॉइल एंड लिविंग थिंग्स. देन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज दिस प्रोसेस फॉलो बाय रेस्पिरेशन रिसाइकल ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस कहाँ यूज़ की जाती है, प्लांट्स में यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस का. ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, थ्रू द ऑक्सीजन साइकिल. तो ऑक्सीजन साइकिल में बताया है, ओके. सो फॉस्फोरस साइकिल, ओके. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉस्फोरस कहाँ से लेते हैं और एनवायरनमेंट में ये फिर से रिटर्न कैसे छोड़ते हैं अर्थ के ऊपर, वो फॉस्फोरस साइकिल में होता है. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल मीन्स बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल साइकिल विच इज कॉल्ड एज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल. Next we are going to study about the environmental conservation. When some natural factors of environment and artificial pollutant factors harm the environment, it creates imbalance between various factors.
जब नेचुरल फैक्टर एनवायरनमेंट का और आर्टिफिशियल फैक्टर एनवायरनमेंट का क्या करता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उन फैक्टर में क्या होता है, हार्म होता है. ओके, सो अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर. तो उनके ऊपर हार्म हो गया, तो अल्टीमेटली किसके ऊपर हार्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग थिंग्स के ऊपर. ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, फर्स्ट इज अ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड नेचुरल क्लाइमेटाइज. सो नेचुरल अफेक्टिंग एनवायरनमेंट टू टाइप्स के रहते हैं, नेचुरल फैक्टर और मैनमेड फैक्टर. ओके, नेचुरल फैक्टर लाइक चेंजिंग वेदर चेंज हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन, देन अर्थक्विक आता है. सो दीज ऑल आर नेचुरल फैक्टर, दीज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. ओके, एंड मैनमेड फैक्टर मतलब डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल को तोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफॉरेस्टेशन. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण. ओके, वहाँ पे सब जंगल वंगल तोड़कर वहाँ पे बिल्डिंग्स लाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ अर्बनाइजेशन. देन हंटिंग. ओके, हम लोग जो एनिमल्स को हंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हंटिंग. देन पोल्यूशंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ये क्या करता है, एनवायरमेंट अफेक्ट करता है एनवायरमेंट को. ओके, मैनमेड फैक्टर. सो महात्मा गांधी सेड दैट द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड बट नॉट अ ग्रिड. हमारी जो अर्थ है वो क्या है, हर किसी की ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन हर किसी की ग्रीड है, ग्रीड मतलब लालच, वो नहीं कंप्लीट कर सकती है. ओके, आप लालची बनेंगे तो आपको हर चीज़ कम पड़ेगी, आपकी जो नीड है उतना ही यूज़ करेंगे तो ही आपकी सब नीड्स पे अर्थ कंप्लीट करेगी. ओके, दैट्स वाई नहीं करेगी अदरवाइज. सो दिस कैन रिमेंबर ऑलवेज कि क्या होना चाहिए, अर्थ इज सफिशिएंट टू satisfy everyone need but not the greed. Next topic we are going to study about the environmental pollution. What is pollution? Pollution is the introduction of harmful material. जो harmful material है into the environment उनको क्या बोलेंगे, pollution. So their harmful materials are called as a pollutant. So pollutant can be a natural, okay, such as volcanic ash. Okay, natural भी हो सकता है और it can be a man-made also like water pollution, air pollution, noise pollution. Okay, so 5 major type of pollutions रहता है, air pollution, water pollution, soil pollution, light pollution and the noise pollution. Okay, so let's get started. Environmental pollution is one of those main factor contamination is of any material of its pollution. Okay, so pollution काफ़ी बढ़ गया है इन दिनों में. Okay, मतलब जो natural अवस्था में होता है उसमें अगर दूसरी चीज़ मिलाई जाती है वो जनरली हार्मफुल होती है. ओके, तो उससे कहते हैं पोल्यूटेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज अ पोल्यूशन. सो अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज अ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन है. ओके, मीन्स वो चेंजेस डायरेक्ट हो सकते या इनडायरेक्टली हो सकते. इसमें फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं और बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं. सो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एयर की, वाटर की, सॉइल की, तो उसे कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ओके, सो वेरियस रीजन लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओके, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द environmental pollution or the affecting the environmental factor. Okay, so pollution is a broad concept. Various type of pollutions like that of air, water, sound, soil, thermal, light pollutions occur around us. Thermal मतलब heat का pollution, temperature कम ज़्यादा होना. Okay, लाइट पोल्यूशन मतलब प्रकाश, जो लाइट हमारे घर पे रहता है उसका पोल्यूशन. ओके, शहरों के पास बहुत ज़्यादा लाइट होता है. ओके, बिकॉज जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, मतलब उनका जो नेचुरल बायोलॉजिकल होता है, हमारा भी बायोलॉजिकल क्लॉक है पता है, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी बिगड़ जाता है ये लाइट पोल्यूशन से. मतलब कि अंधेरा होता है, ओके, लाइट पोल्यूशन होगा तब हमारे इनसाइड हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं. ओके, जिससे ऊपर क्या होता है, हमें नींद नहीं आती है. अगर लाइट चालू रहेगी 24 आवर्स तो हम भी क्या होंगे, स्लीपलेस होंगे. जो हमारे बॉडी में स्लीप ब्रिंगिंग हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते. इसके बिकॉज ऑफ क्या होता है, स्लीपलेसनेस हो जाते. इसके कहते हैं लाइट पोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज अ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. रेडियो एक्टिव मतलब
physical pollution of living organism and their environment as a result release of radioactive substances into the environment. For example, genetic mutation, use of radioisotopes, slippage of radioactive chemicals and cosmic rays. Okay, so now we are going to study about the radioactive pollution. So radioactive pollution can occur due to two reasons, natural and artificial. Radioactive pollution दो रीजन से होता है. फर्स्ट इज अ नेचुरल एंड सेकेंड वन इज अ आर्टिफिशियल रीजन. सो यूवी एंड IR रेडिएशंस आर नेचुरल रेडिएशन. जो यूवी रेज होते हैं सन थ्रू मिलते हैं हम लोग को. IR रेडिएशन जो होते हैं वो नेचुरल रेडिएशन है. ओके, वेर एक्सरेज है, एक्सरेज पता है ना, डॉक्टर के पास गए तो एक्सरेज निकालना पड़ता है, जॉइंट वॉइंट टूट गया तो. ओके, सो एक्सरेज जो होता है उसके जो रेडिएशंस होते हैं वो आर्टिफिशियल रेडिएशंस होते हैं. ओके, फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर आर्टिफिशियल रेडिएशंस. ओके, तो पता चला रेडियो मतलब क्या. यूवी रेज और IR रेडिएशंस आते हैं वो नेचुरली आते हैं, दैट इज अ नेचुरल रेडिएशन. और एक्सरे का रेडिएशन जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल रेडिएशन. तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स. ओके, सो न्यूक्लियर बॉम्ब होते तो उससे भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस होता है. So next is the sum of the effect of radiation are as follow. First is a cancerous ulceration occur due to higher radiation of X-ray. ज़्यादा एक्सरे को एक्सपोजर हो जाता है तो उससे कारण क्या होता है, कैंसर डेवलप हो सकता है. ओके, सो कैंसरियस अल्सरेशन हो जाएगा जब हायर रेडिएशन एक्सरे के हो जाएंगे तो. नेक्स्ट इज द टिश्यू इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉय. हमारे कहीं टिश्यू और सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी में से, वो हार्मफुल होते हैं, सह नहीं पाते हैं वो रेडिएशन, दैट्स वाई टिश्यू इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉय. देन जेनेटिक चेंजेस ऑकर, मतलब जेनेटिक चेंजेस मतलब म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जनरेशन में. ओके, जनरेशन आगे तक ले सकते हैं. जापान में जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था तो अमेरिका ने, तो आज तक वो जापान की पीढ़ियाँ कई सारे जापान के बच्चों में जेनेटिकली म्यूटेड पैदा होते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज अ विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड. हमारे जो विजन है, नज़र है, उस पे ऊपर भी क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है, एडवर्सली इफेक्ट परिणाम हो जाता है. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ सेड दैट पोल्यूशन कैन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको तो पता है कि पोल्यूशन के वजह से क्या क्या होते हैं. ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उन्हें कम करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है. सो इट इज़ सेड दैट पोल्यूशन कंट्रोल इज़ अ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो नाउ नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर अबाउट द रूल ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. देखो, हमारे कॉलोनी में बहुत सारे, हमारे कंट्री में कॉलोनी में बहुत सारे लोग इलिटरेचर है, तो उनके कोई अवेयरनेस नहीं है अबाउट द एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन. उनको ये भी पता नहीं कि अवेयरनेस नहीं है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंट में. ओके, सो देयर शुड बी अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. सो देयर शुड बी अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. अगर लोगों के बीच में अवेयरनेस है तो एक आंदोलन हो सकता है. ये जो नीड है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की वो बहुत इजीली कैरिड आउट हो सकती है. इसलिए स्मॉल बच्चों में चाइल्डहुड से ही एनवायरमेंट के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए और उनके माइंड में प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करना चाहिए. ये एनवायरमेंट का इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड में वो समझना चाहिए चाइल्डहुड पीपल को. तो ये प्लांट्स, एनिमल्स की क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए स्मॉल बच्चों को. और उनको सिखाना चाहिए कि उनको क्या करना नहीं है, हार्म नहीं करना है. ओके, वो आदत नहीं डालना चाहिए. सो इससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन अवेयर होगी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के बारे में. तो एजुकेशन थ्रू स्टूडेंट्स में ये एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई आपको ये 10 के टेक्स्ट बुक में एनवायरमेंट का चैप्टर दिया है. सो टुडे ऑल द डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो एजुकेशन थ्रू स्टूडेंट में ये एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई आपको ये 10 के टेक्स्ट बुक में चैप्टर दिया है. ओके, सो आज के दुनिया में सब डेवलपिंग कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है कि हम सब मिलकर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करेंगे. तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में लॉ भी बनाया है अबाउट द एनवायरमेंट कंजर्वेशन. एंड द लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. ओके, सो देखो फ्लो चार्ट.
टू मेंटेन द क्लीन पोल्यूशन फ्री एयर वाटर एंड लैंड. ओके, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेंटेन करना चाहिए? क्लीन पोल्यूशन रखना चाहिए. ओके, एयर फ्री. ओके, एंड वाटर एंड लैंड भी अच्छा मेंटेन करना चाहिए. देन टू कंजर्व अ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक प्लांट्स, वाटर. ओके, वो मिला है तो उसको कैसे भी यूज़ नहीं करेंगे. ओके, टू कंजर्व दिस, वो कंजर्व करेंगे थोड़ा. ओके, सो टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम. ओके, क्या सॉल्व करने का? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम. एंड टू गिव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन. जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको हमें एक अच्छा क्वालिटी वाला लाइफ देना है. ओके, लाइक ना कि बुरा क्वालिटी वाला लाइफ देना है. ओके, वो पोल्यूशन फ्री रहना चाहिए हम लोग की अर्थ. ओके, तो उनकी जो लाइफ है उनको क्या देना है? हम लोग को अच्छा क्वालिटी देना है नेक्स्ट जनरेशन को. देन टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी. हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए. ओके, किसी प्लांट्स को, किसी एनिमल को हार्म नहीं करना चाहिए. देन टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. हमारा जो नेचर का बैलेंस है वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सो दीज ऑल द फैक्टर्स ऑफ नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. थैंक यू.